बचपन से ही हम देखते रहे हैं कि हमारा पूरा समाज, हमारा देश कानून के डंडे पर चलता है, उसके दंड पर चलता है, न्याय दंड पर। लेकिन अब हालत ये है कि डंडा अलग हो गया है और कानून अलग हो गया, और ये दोनों आपस में घमासान कर रहे हैं। पूरी व्यवस्था, न्यायिक ढांचा बिल्कुल उसका चरमरा गया है। सबसे ज़्यादा परेशान पुलिस को तो बहुत फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनको सरकारी प्रेशर है। वकील का खर्चा कैसे चल रहा है भगवान जाने, लेकिन जुटे हुए हैं ज़बरदस्त तरीके से और पूरे बर्दानगी के साथ, अपनी जिम्मेदारी के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन आम आदमी बुरी तरीके से परेशान है। तकरीबन एक पखवाड़ा से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, कहीं कोई न्याय नहीं हो रहा है, कोई तारीख पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, वकील आ ही नहीं रहे हैं, तो जज कोई फैसला भी नहीं कर पाएगा। मैं हूं कुमार सौवीर और आप देख रहे हैं दुलत्ती। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बड़े पत्रकार शरद प्रधान जी। मुझे लगता है इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी उस आम आदमी की फिक्र हमें करनी चाहिए एज पत्रकार, क्योंकि वो आम आदमी जो है वो पिस रहा है। वकीलों को खर्चे की मुझे नहीं लगता कि ऐसी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वकील लोग के पास आम ये धारणा यही है कि वकीलों के पास पैसे की कमी नहीं होती है, और आज नहीं है, वो कल केस होगा। लेकिन मरता पिसता तो वो गरीब है जो बार बार आता है, तारीख तो कोर्ट में लगाते हैं, वो फिर जाके और वकील उसका चार्ज कर लेता है, चाहे वकील अपीयर हो चाहे ना हो, तारीख लगने का पैसा ले लेते हैं, ये सबको मालूम है। तो इसमें वकील का नुकसान कोई नहीं है और ना ही प्रशासन का नुकसान है। इसमें नुकसान है एक आम आदमी का, जो बेचारा बरसों तक वहाँ के जूते अपने चटका घिसता है अदालत के चक्कर काटने में। क्या आपको लगता है कि वकील जो कमाई कर रहे हैं वो विधि व्यवसाय से कर रहे हैं या उसके दीगर रास्ते हैं उनके? नहीं, तो आमतौर पे तो अपनी लीगल प्रोफेशन से ही कमाई करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से वकील हैं जिनके पास तमाम और बिजनेस हैं। बल्कि कई जगह तो बड़े कानपुर के तमाम केसेस आए हैं सामने, जहां वो किस तरीके से एक पूरा वो बना हुआ था, ये तो कोर्ट में ही उजागर हुआ कि किस तरीके से पूरा एक रैकेट था लोगों को फंसाने का, लोगों को एक फर्जी केसेस करने का। लेकिन इस तरह के लोग मेरा ख्याल कम होंगे। आमतौर पे वकील लोग अपनी वकालत से ही अपनी जीवन चलाते हैं। कुछ घटनाएं ऐसे भी हैं और बहुतायत में पाई जाती हैं कि किसी जमीन का कब्जा करना है या मकान कब्जा है, तो ये वकीलों का एक ग्रुप बना करके सर्टिफिकेट खड़ा कर जाता है और एक प्रेशर देता है पुलिस के ऊपर और पूरे प्रशासन के ऊपर और आम आदमी के साथ आसपास जो प्रभावित लोग हैं उन पर भी। तो एक उनकी पुलिस प्रशासन के ऊपर प्रेशर सिर्फ एक ही चीज़ का चलता है, वो जो रिजर्व बैंक का कागज़ होता है ना, जिसे हम लोग नोट कहते हैं, वो केवल मेरा ख्याल उसी का चलता है। तो बाकी तो प्रेशर वेशर नहीं चलता है पुलिस पे। ये ठीक है, न्यूसेंस वैल्यू हो जाती है, एक ग्रुप बना लेते, लेकिन ऐसे वकील मेरा ख्याल कम, अगर टोटल तादाद में देखिए परसेंटेज बहुत कम होगी जो इस तरीके की जालसाजी करते हैं। आप न्यूसेंस वैल्यू की बात कर रहे हैं, लेकिन न्यूसेंस वैल्यू तो पुलिस की भी वकीलों से कहीं ज्यादा है शायद। बिल्कुल, इसमें तो कोई, मैं तो कह रहा हूँ ना कि उनके ऊपर तो प्रेशर खाली उस नोट का चलता है। जब नोट का चलता है तो फिर कहाँ वहाँ ईमानदारी रही। हमें अगर ईमानदारी हो जाए तो मेरा ख्याल आधी समस्याएं वैसे ही हल हो जाए। हमें अगर सुधारने की बातचीत करें, हम प्रयास करें या उसके बारे में सोचें भी या कोई कदम उठाएं, तो सबसे पहले किसको आप चिन्हित करेंगे उनको सुधारना, वकील पर या पुलिस पर? नहीं, बिटवीन वकील एंड ये मुझे लगता है कि दोनों को ही सुधारने की ज़रूरत है। कोई जहाँ, क्योंकि वो वकील जो इस तरीके के काम करते हैं नाजायज़, वो भी उनकी तादाद ज़्यादा नहीं है, लेकिन पुलिस में तादाद ऐसे लोगों की ज़्यादा है जो बेईमान, उसमें ईमानदार लोग कम मिलते हैं। अभी कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक, पिछले कुछ वर्षों के दौरान अभी होता था कि बड़े IAS अफसर वो सीधे पुलिस सुधार आयोग में अध्यक्ष बनाए जाते थे। मुझे लगता है कि आखिरी तौर पर शायद भोलानाथ तिवारी को पुलिस सुधार का अध्यक्ष बनाया गया था। उसके हर बार ये प्रयास होता है, पुलिस को सुधारा नहीं जा पाया और इस पूरा नाटक होता रहता है। आपको लगता है कि उसका क्या कारण हो सकता है? इस तरह के आयोग बनते हैं सिर्फ इसलिए कि बड़े बड़े अफसरों को रिटायरमेंट के बाद रोजगार में उनको कोई काम दे दिया जाए। उनको ऐसे पैसे की कोई कमी नहीं होती है, इतनी ज़्यादा आजकल पेंशन और बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन उन्हें घोड़ा गाड़ी ये सब जितना सरकारी व्यवस्था है उसका शौक होता है। और आप देखते जाइए, अधिकतर IAS ऑफिसर्स खास तौर से उनको पोस्ट रिटायरमेंट तमाम जॉब्स मिल जाते हैं और वो 4-5 साल तो उसी में निपटा देते हैं। और लेकिन काम कितना होता है, बहुत कम ऐसे अफसर मिलेंगे जो उस दौरान
कुछ करके दिखाते हैं, चाहे वो IAS हो चाहे IPS ऑफिसर। ये पुलिस के इस जो चरित्र दिखाई पड़ रहा है इस पूरे दौरान, मैं देखता हूँ उसको मायावती, अखिलेश और योगी सरकार में अचानक तरीके से बहुत बूम आता जा रहा है, बहुत अराजकता की पराकाष्ठा पर होते जा रहे हैं। ये निचले स्तर के अधिकारी होते हैं या बड़े अधिकारी होते हैं? नहीं, ये जितनी भी कुरीतियाँ हैं वो ऊपर से ही शुरू होती हैं। जब ऊपर से नीचे आती हैं नीचे अगर ऊपर वाला चाहे तो कोई वजह नहीं है कि सुधारा नहीं जा सकता नीचे वाला। कोई उदाहरण आपके पास होगा जहां पर उन्होंने अराजकता की पराकाष्ठा कर दी, सीमाएं तोड़ दी होंगी? किन्होंने? पुलिस के लोग तो आए थे ना अपने, सबको मालूम है हाथरस केस में क्या हुआ था, हाथरस गैंग रेप केस में किस तरह इस तरह के तमाम केसेस होते हैं जहाँ रेप को कन्वर्ट कर दिया, रेप और मर्डर को कन्वर्ट कर दिया था सुसाइड में। ये तमाम ऐसे केसेस होते हैं जहाँ डाउरी डेथ को कन्वर्ट कर दिया जाता है सुसाइड में। ये कौन कराता है? तो पुलिस ही तो कराती है। और कैसे कराती है? पैसा लेके कराते हैं। नहीं, बगैर वरिष्ठ अधिकारी के नीचे वाला कैसे कर लेगा? पॉसिबल नहीं। बगैर वरिष्ठ अधिकारी के अगर IPS काडर सुधर जाए, मैं जैसे कहा उसमें हैं ईमानदार अफसर, लेकिन ईमानदारों की कमी बहुत ज़्यादा है। शासन भी क्या करता है, आप चाहे वो IAS हो चाहे IPS हो, आम तौर पे कोई भी सरकार हो, बेईमान अफसर को बढ़िया पोस्टें मिलती हैं, जिसे मलाईदार पोस्ट कहा जाता है, और ईमानदार अफसर अक्सर डंप कर दिए जाते हैं ऐसे काम में जहाँ पे कोई काम ही नहीं है, निष्क्रिय बना दिया जाता है। तो ये हम अमानुषिक पुलिस व्यवस्था के नीचे तले रह रहे हैं हम लोग। बहुत सुधार की ज़रूरत है, और ये सुधार की खाली बातें होती हैं, और सुधार की बात भी सीमित रहती है वहाँ तक कि अफसरों के प्रमोशंस कैसे हों, उनकी पोस्टिंग्स कैसे हों। प्रकाश सिंह कमेटी में भी अधिकतर ये वाले इश्यूज रेज हुए थे कि ठीक है, वो भी ठीक है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन वो आज तक ना तो लागू हुए। दूसरा, इस बात पे कभी नहीं होता कि मानवता के आधार पे पुलिसिंग होनी चाहिए, जिसकी बहुत बड़ी कमी है हमारे यहाँ पूरे देश में। मुझे लगता है कि ये चीज़ शायद ह्यूमन राइट्स का विंग बना दिया गया है डिपार्टमेंट, लेकिन ह्यूमन राइट्स में वो अफसर भेजा जाता है जिसको कि कहीं पोस्ट नहीं करना है, उसको उठा के डंप कर दिया जाता है, उसको माना जाता है डंपिंग पोस्ट। जितने भी की पोजीशन हैं जहाँ पे अच्छे अफसर बैठने चाहिए, वहाँ सबसे रद्दी अफसर या बैठा ले जाते हैं जिनसे कोई सरकार को कोई लेना देना नहीं है कि भाई चलो है तो करना है पोस्टिंग, चाहे वो विजिलेंस हो, इंटेलिजेंस हो, जो कि और देशों में जिनकी बड़ी अहमियत है। आज भी विजिलेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी विजिलेंस की बड़ी अहमियत है। यूपी में माना जाता है कि डंपिंग यार्ड है, वैसे ही ह्यूमन राइट्स को समझा जाता है। इंटेलिजेंस, जहाँ पे माल कमाने का स्कोप नहीं है उसको बेकार पोस्ट समझा जाता है। तो वहाँ ऐसे अधिकारी भेजे जाते हैं जो आते हैं, अपना टाइम काटते हैं, चले जाते हैं। आप देखिए तमाम ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पुलिस अधिकारी, अच्छे अधिकारी भेजे गए हैं जिस विभाग में कोई काम नहीं है, वहाँ तो पोस्ट ही नहीं होना चाहिए। वो पोस्ट ही फालतू की हैं, इसलिए कर दी गई कि भाई इतने सारे सबको प्रमोशन देना है तो क्या करना, चलो एक ये बना देते हैं। जैसे KPS गिल जैसे लोग सुधार के बाद बहुत अपना प्रतीक माने जाते हैं, क्या वास्तव में प्रतीक होते हैं? उन्होंने KPS गिल ने भाई अपने तरीके से, जैसे उनका तरीका अलग था और उनको लगता था कि शायद आतंकवादियों से डील करने का वही तरीका है, लेकिन उन्होंने कंट्रोल तो किया ही। लेकिन बिल्कुल उसका गलत इस्तेमाल भी हुआ, और वो होता है जब भी वर्दीधारी लोग ऐसी पोजीशन में बैठते हैं जहां उनके पास अनकंट्रोल पावर्स हो, तो फिर मिसयूज होता है। लेकिन ऐसे अफसर हैं पुलिस में, अभी भी हैं, जिनकी बड़ी शोहरत है और जिन्होंने बहुत वाकई में सुधार किया है। वो एक रिबेरो साहब है, बम्बई के पुलिस कमिश्नर थे, BSF के DG रहे, हाँ पंजाब के DGP रहे, वो कई, और आज भी अभी भी जिंदा हैं और अभी भी बड़ा काम कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद मेरा ख्याल 85-86 साल के होंगे, और बम्बई के पुलिसिंग में उन्होंने बड़ा इम्प्रूवमेंट किया था, जो बम्बई का सबसे बड़ा पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं? जब अच्छे अधिकारी को अच्छी जगह बैठाला जाएगा, और जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि ईमानदारी में बिलीव करते हैं, तो ईमानदार अफसरों को, और साथ में ईमानदारी के साथ साथ मेहनत करने वाले और जो सक्षम अधिकारी हैं उनको कहीं सही जगह बैठाला जाएगा, और उनको थोड़ी फ्रीडम दी जाएगी कि आप करिए और सही काम करिए, सही मामले, तब जाके सुधार हो। लेकिन इसके लिए जमीन की जरूरत होती है, खाद पानी की जरूरत होती है, हवा पर्यावरण की जो आवश्यकता क्या उत्तर प्रदेश में है? हवा पानी सब कुछ बदल जाता है। आपको याद होगा TN शेषन जब आए थे, उससे पहले इलेक्शन कमीशन को कोई जानता था? लोग समझते ठीक है कोई है ऑर्गेनाइजेशन जो कंडक्ट करती है इलेक्शन। उस आदमी ने लोगों को बताया, एक अकेला आदमी। तो जब फ्रीडम हो, और ठीक है वही आदमी पहले रहा, उसको ये सब स्पेक्टेकुलर काम नहीं किया, लेकिन उस कुर्सी पे आके
जब उसने तय कर लिया कि मुझे सुधारना है तो सुधारा। तो अब देव शक्तियों से लैस उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो कभी कृष्ण होते हैं, कभी राम होते हैं और अप्रिसिएशन हो जाता है। इसकी संभावना उत्तर प्रदेश में है, ब्यूरोक्रेसी में या टोपोक्रेसी में? अरे अभी आपने कल इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है कि इंडिया की वो जो फुटबॉल टीम बन रही है वो उन्होंने किसी ज्योतिषी को दिखा करके टीम की लिस्ट बनाई है। पूरी लीड स्टोरी है कल इंडियन एक्सप्रेस में। अब अगर ये होगा तो पता नहीं आगे आगे और कौन कौन से लोग ज्योतिषी डिसाइड करेंगे। शरद प्रधान जी, एक प्रश्न हमारे पास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम एक पत्रकार हैं, आप हमसे काफी वरिष्ठ हैं। क्या पत्रकारिता में कोई वरिष्ठ नहीं होता, सब बराबर होते हैं। ये तो आपका मानना है, मैं अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। आप ये तय करेंगे कि आप बड़े हैं कि नहीं, लेकिन हम मान के चल रहा हूँ कि अनुभव के तौर पर, अपने संवेदना के स्तर पर, भावुकताओं के स्तर पर और अपने कार्य दायित्व को लेकर के जितने तरीके से जुझारू और दूरदर्श पत्रकार शरद प्रधान हैं वो बहुत कम है लखनऊ और उत्तर प्रदेश में। लेकिन मैं प्रश्न आपसे दूसरे मसले पर है कि क्या एक पत्रकार के तौर पर, हम लोग पत्रकार हैं, हम पत्रकार के तौर पर इस विवाद में जो वकील और विधि और कानून को, दंड और कानून को, विधि को लेकर के द्वंद्व चल रहा है, इसमें हम किसके साथ खड़े हो पाए? हमें इसमें जो है सच के साथ खड़ा होना चाहिए। पत्रकारिता में सबसे बड़ा जो उसूल होना चाहिए, दुर्भाग्यवश है नहीं, कि सच का साथ दे। और सच में जो ताकत होती है वो किसी चीज़ में नहीं है। उसमें सच जो भी वाकई जो सच मतलब सच, उसमें किसी तरीके का लीपा पोती नहीं, किसी तरीके का नमक मिर्च नहीं। हमें सच का साथ देना चाहिए। और पहला दायित्व हमारा ये होना चाहिए कि इस झगड़े से जनता कितना सफ़र कर रही है और जितनी कार्रवाई हुई है क्या वो पर्याप्त नहीं है। मेन चीज़ मैंने बताया, पब्लिक इसमें सफ़र कर रही है। पुलिस की दादागिरी और वकीलों की का जिस तरीके से रवैया है दोनों, क्योंकि इसमें वो वकील ज़्यादा शामिल हैं और नुकसान वकील का नहीं है बिल्कुल भी। वकीलों को अपनी तारीख में पैसा मिलता है और वकील झक मार के देता है और नुकसान उस आम आदमी का है। उसके लिए हमें सोचना चाहिए और इसके लिए चाहे दोनों को दोषी ठहराने की ज़रूरत है। दोनों की जो कमियां हैं, एज पत्रकार हमारा दायित्व यही होना चाहिए। ये दिशा निर्देशन नीति निर्देशक तत्व शरद प्रधान जी ने आज जारी कर दिया है। इसको हम पत्रकारों को एक नए प्यारे फतवा के तौर पर भी देख सकते हैं कि जहां पर हमें एक संकट की स्थिति हो, उस समय हमें सीधे सीधे न्याय और सुथरी लीक पर चलने की सिर्फ सच पे स्टिक करना चाहिए। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलती के लिए कुमार सौरभ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।